हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इस जानकारी को साझा किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। इस साल रिकॉर्ड 5 हस्तियों को सर्वोच्च सम्मान देने की हो चुकी है घोषणा, जिसमें कि ये 3 लोग हो गए और कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को पहले ही पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हो चुकी थी। तो आजीवन किसानों के हितों की आवाज उठाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, आर्थिक सुधारों से देश की प्रगति का रास्ता दिखाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कृषि क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। इससे पहले सरकार सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर और राम मंदिर को भारतीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। तो इस बार ये रिकॉर्ड 5 पुरस्कार दिए गए हैं। इससे पूर्व 1999 में 4 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले पोस्ट में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने को सौभाग्य बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चरण सिंह ने किसानों के अधिकार व उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इस सिलसिले में उन्होंने उनके आपातकाल का डटकर विरोध और लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता को पूरे देश को प्रेरित करने वाला बताया। दूसरे पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर खुशी जताते हुए उन्होंने बोला कि जो विभिन्न भूमिकाओं में उनके योगदान को याद किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उदारीकरण के माध्यम से नरसिम्हा राव ने देश को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जाने की जो सोच रखी वो सफल रही है। उसके बाद तीसरे पोस्ट में उन्होंने बताया कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान करते हुए मोदी ने कृषि व किसान कल्याण के लिए किए गए कार्यों को याद किया, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और कहा कि स्वामीनाथन ने दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत भारत को कृषि में न सिर्फ अत्याधुनिक बनाया बल्कि एक ऐसी खाद्य सुरक्षा और समृद्धि का आयाम रखा जो आज तक भारत को इसमें सुदृढ़ मजबूती से रखे हुए है। तो इस बार 5 लोग को भारत रत्न मिल गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। तो नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कांग्रेस के DNA में भ्रष्टाचार। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के जवाब में बोली वित्त मंत्री, कांग्रेस काल में रक्षा मामलों से भी हो रहा था समझौता, अर्थव्यवस्था की बदहाली का जिम्मेदार था कमजोर नेतृत्व और UPA काल में सोनिया गांधी की थी वही थी सुपर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो मनमोहन सिंह थे वो एक रिमोट के तौर पर कार्य कर रहे थे। और ये जो श्वेत पत्र जारी किया गया था भाजपा द्वारा, उस पर बहस चल रही थी, जवाब तलब हो रहा था, तो उसमें इन्होंने ये बातें बोली हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेतृत्व पर करारा प्रहार बोलते हुए कहा कि उस दौरान देश की अर्थव्यवस्था इसलिए 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई थी क्योंकि नेतृत्व कमजोर था और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। क्योंकि कांग्रेस के DNA में ही भ्रष्टाचार है। सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी और सरकार NAC यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के इशारे पर चलती थी। घोटालों वाले 10 वर्षों में असंवैधानिक समूह NAC के पास 710 फाइलें मंजूरी के लिए भेजी गई थी और किचन कैबिनेट चलाई जा रही थी। इसलिए हर वर्ष कोई ना कोई नया घपला होता जा रहा था। पर्यावरण मंजूरी के नाम पर जयंती टैक्स लिए जाते थे और बिना गिरवी या कम गिरवी पर सिफारिश के आधार पर लोगों को बैंक लोन दे दिए जाते थे। यहाँ तक कि पुरस्कारों में भी, ये हालांकि इन्होंने नहीं बोला है लेकिन इससे पहले भी कई स्टेटमेंट नेताओं के आ चुके हैं जिसमें बताया गया था कि जो पुरस्कार होते थे उसमें भी जो करीबी लोग होते थे उनको पुरस्कार दिया जाता था, जिसमें कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाता था जो करीबी होते थे। कई पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार पर थे और मतलब पूरा एक तरीके से दबदबा था गांधी परिवार का, जो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय हित में कार्य किया जा रहा है। खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो छोटी छोटी जगह के खिलाड़ी हैं वो अब अपनी प्रतिभा के साथ आगे आ रहे हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ये सब ऐसे कार्यक्रम हैं जो देश को मजबूत करने वाले हैं।
नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पाकिस्तान में त्रिशंकु संसद के आसार। इमरान खान की पार्टी रही सबसे आगे। नवाज शरीफ एक सीट पर जीते, एक पर हारे। बिलावल 2 सीटों पर जीते और एक पर हारे। परिणामों की घोषणा में देरी से उठे सवाल। अनिश्चितता के साए में शेयर सूचकांक जो है वो गिर गया। यानी कि पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट था और इंडिया का भी बाद में शेयर मार्केट थोड़ा सा गिर गया था। पाकिस्तान में मतगणना शुरू होने के बाद 10 घंटे से ज़्यादा समय तक बनी ऊहापोह की स्थिति के बाद परिणाम आए तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई की झोली भर गई और वह सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। लेकिन संकेत त्रिशंकु संसद गठित होने के हैं, जिसमें कम से कम 2 प्रमुख दल मिलकर सरकार बना पाएंगे। अभी तक संसद की 230 सीटों के आए परिणामों में पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान वाली पार्टी, समर्थित प्रत्याशी 93 पर जीत हासिल कर चुके हैं। दूसरे स्थान पर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी एन के 64 प्रत्याशी जीते हैं। बेनजीर भुट्टो की जो विरासत वाली पार्टी है पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी ट्रिपल पी के हिस्से में 52 सीटें आई हैं। छोटे दलों और निर्दलियों के हिस्सों में अभी तक 21 सीटें आई हैं। पीएमएलएन नेता नवाज शरीफ ने सरकार बनाने का अधिकार जताया है। पीटीआई ने कहा है यानी प्रेस ने कहा है कि वह किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। हल्द्वानी के बाद बरेली में भी तोड़फोड़ व पथराव तनाव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को हुए उपद्रव की आंच 100 किलोमीटर दूर यूपी के बरेली में भी पहुंच गई। यहां शुक्रवार को इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन के लिए निकली भीड़ का एक समूह श्यामगंज में राहगीरों पर हमलावर हो गया। मोटरसाइकिल सवार समीर सागर और कपिल शर्मा को सड़क पर गिराकर पीटा गया, वाहन तोड़ दिया गया। उन्हें बचाने आए बुजुर्ग दुकानदार हरप्रीत सिंह को भी पीटा गया। चौराहे पर फूल विक्रेता की दुकान और स्कूटर को तोड़ा गया। वहां से पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। रात में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध जो मारपीट पथराव आदि की जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है। इससे पहले इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने मीडिया से वार्ता के दौरान तीखे तेवर दिखाए। हल्द्वानी प्रकरण पर कहा कि क्या हम यूं ही बैठे रहेंगे। मौलाना ने प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर भी अभद्र टिप्पणियां की। वाराणसी के ज्ञान व्यापी में पूजा के आदेश और केंद्र सरकार से असंतुष्ट मौलाना तौकीर दोपहर को नमाज के बाद जेल भरो आंदोलन करने निकले थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब किसी से न्याय की उम्मीद नहीं, इसलिए गिरफ्तारी देंगे। मौलाना ने बिहारीपुर करोनाल में नमाज अदा की और गिरफ्तारी देने के लिए मस्जिद में आई भीड़ के साथ चल दिए थे। जाहिर सी बात है अब इसमें कोई ना कोई कार्रवाई होगी योगी आदित्यनाथ द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है, आप सबको सजा देनी है कहकर प्रधानमंत्री ने सांसदों को कराया लंच। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कुछ दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दल एक दूसरे पर वार पलटवार करेंगे, लेकिन इससे पहले पीएम ने शुक्रवार को विभिन्न दलों के सांसदों के साथ संसद की कैंटीन में सौहार्दपूर्ण माहौल में भोजन का आनंद लिया। सांसदों को लंच के लिए आमंत्रित करने पर प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज भी काफ़ी निराला था। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि मैं आज आपको सजा देने वाला हूं, मेरे साथ चलिए। यह सुनकर सांसद चौंक गए, लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल में पीएम उन्हें संसद की कैंटीन में लंच कराने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सांसदों को लंच में चावल, दाल, खिचड़ी, तिल के लड्डू परोसे गए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तुम जितने सम्मान भेजोगे मैं उतने स्कूल बनाऊंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है। केजरीवाल बोले, केंद्र सरकार ने मेरे पीछे छोड़ रखी है सारी एजेंसियां। मयूर विहार फेज 3 में स्कूल भवन के शिलान्यास के दौरान भाजपा पर साधा है निशाना। अब देखिए, ईडी का जो सम्मान भेजा जा रहा है वो आबकारी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, जिसमें संजय सिंह जेल में है और पूर्व डिप्टी जो सीएम है मनीष सिसोदिया वो भी जेल में हैं। अब इनको भी बुलाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को। इनको दो वजह से बुलाया जा रहा है। पहला, एक कि आप मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार ने ये कार्य किया है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के आप संयोजक हैं और आपके
आपको जानकारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इन दो वजहों से इन्हें बुलाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो माहौल है, जो प्रियोरिटी पर रखा है एजुकेशन को दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि जितने भी स्कूल थे उनको मॉडिफाई कर दिया गया, जो प्रैक्टिकल लैब हैं या फिर लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल हो गया, क्लासेस हो गई, मतलब सबको एकदम बदल सा दिया गया है। एसी वाली क्लासेस हो गई, जो आपको प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो दिल्ली के हर एक सरकारी स्कूल में है। तो जो शिक्षा में सुधार किया गया था उसको ही यहाँ पर कोट कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि मुझे जितने सम्मान भेजे जाएंगे मैं उतने स्कूल बनाता जाऊंगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ऋण सुविधाओं के हर मामले में एलओसी का सहारा नहीं लिया जा सकता है। देखिए, बैंक ऋण ना चुका पाने के मामले में महिला के विरुद्ध जारी लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी को रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक ऋण चूक या व्यवसाय के लिए ली गई ऋण सुविधाओं के हर मामले में एलओसी जारी करने का सहारा नहीं लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि किसी नागरिक के विदेश यात्रा के मौलिक अधिकार को सिर्फ बैंक ऋण का भुगतान करने में विफलता के कारण काम नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब जिस व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी किया गया हो उसे हेराफेरी के किसी भी अपराध में आरोपित के रूप में शामिल नहीं किया गया है। पीठ ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कहने पर शालिनी खन्ना के खिलाफ आव्रजन ब्यूरो की ओर से जारी एलओसी को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की है। नेक्स्ट न्यूज है, भाजपा ने फिर पलटे कांग्रेसी घोटालों के काले पन्ने। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखिए, रविशंकर प्रसाद व निशिकांत ने गिनाए घोटाले और कहा कि संसदीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा श्वेत पत्र। कांग्रेस समेत विपक्ष यह प्रश्न उठाता रह गया कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही यह श्वेत पत्र क्यों लाई है, और इधर भाजपा सांसद श्वेत पत्र के सहारे लोकसभा में उन घोटालों के पन्ने फिर से पलटते गए जिनके आरोपों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार घिरी है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कई घोटाले गिनाते हुए तंज कसा कि कांग्रेस ने आकाश, पाताल, जल, वायु और अग्नि हर जगह भ्रष्टाचार कर पंचतत्व का नया सिद्धांत दिया है। वहीं डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यूपीए की 2004 से 2014 तक की सरकार को लूट काल बताकर कई बिंदुओं को उठाते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को घेरा। भाजपा सदस्यों के तेवरों को जदयू, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना जैसी अन्य सहयोगियों का भी साथ मिला। लोकसभा में शुक्रवार को श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ सदस्य रविशंकर प्रसाद ने चुनाव से पहले श्वेत पत्र जारी करना आवश्यक बताया और उन्होंने बोला कि इससे लोगों को पता चले कि 10 साल में क्या विकास हुआ है और पहले के 10 साल में कितना घोर घोटाले हुए थे जिससे देश पीछे चला गया था। यहां पर फिर कांग्रेस के मनीष तिवारी जी का स्टेटमेंट है कि भाजपा राज में महंगाई, बेरोजगारी के साथ बढ़ा है देश पर कर्ज। देखिए, यूपीए सरकार के 10 वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के मोदी सरकार के श्वेत पत्र को खारिज करते हुए कांग्रेस ने इसे चुनावी राजनीति से प्रेरित आरोपों का दस्तावेज करार दिया है। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान पलटवार करते हुए पार्टी ने कहा कि जो यूपीए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए विकास की गति को तेज रखा, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करते हुए बेरोजगारी को नियंत्रण में रखा, वहीं मोदी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है तो महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। देश में 834 लोगों की आबादी पर एक चिकित्सक। मांडविया, देश में चिकित्सक जो जनसंख्या है वो उसका जो अनुपात है 1:834 है, यानी कि 834 मरीज पर एक डॉक्टर है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक 1:1000 से बेहतर है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जून 2022 तक 13.8 लाख एलोपैथिक चिकित्सक राज्य और राष्ट्रीय चिकित्सा परिसर में पंजीकृत है।
5.65 लाख आयुष चिकित्सकों व 80% एलोपैथिक चिकित्सकों की उपलब्धता मानते हुए देश में 834 लोगों पर एक चिकित्सक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि देश में 34.33 लाख नर्सिंग कर्मचारी, 13 लाख सहयोगी व स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। राज्यसभा सभापति ने तृणमूल सांसद को याद दिलाई संसदीय मर्यादा। इसको स्किप करेंगे। ये न्यूज देख लेते हैं कि देश को रक्षा क्षेत्र में मिला 5,077 करोड़ रुपए का एफडीआई। भट्ट, देखिए देश में रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली जो कंपनियों से 5,077 करोड़ रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मिल चुका है। रक्षा उद्योग क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मई 2001 में खोला गया था। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 2020 में नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक और सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ाया गया था। एससी समुदाय के साथ नहीं होने देंगे भेदभाव। अनुसूचित जाति के सभी समुदायों के हितों के संरक्षण और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संदर्भ में उन सभी समुदायों से संवाद किया जा रहा है जिनकी शिकायत रही है कि उन्हें अनुसूचित जाति के लिए की गई व्यवस्थाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने बताया है कि एक समिति ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मदिगा और इसी तरह के कुछ अन्य समुदायों से संवाद किया है। गौरतलब है कि यह समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। समिति मौजूदा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कदमों की समीक्षा के साथ ऐसे सुझाव देगी जिससे अनुसूचित जाति के सभी समुदायों के हितों का संरक्षण किया जा सके और किसी के साथ भी भेदभाव की गुंजाइश ना रहे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पीएम मोदी से जल्द मिल सकते हैं सुखबीर सिंह बादल, यानी कि शायद साथ में चुनाव लड़ने को लेकर बात हो सकती है, सीटों के बंटवारे पर बात हो सकती है। और जो प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनकी जो पुत्री हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने बोला है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य शून्य है और जिस तरीके से नेहरू गांधी परिवार इस समय चल रहा है उसकी वजह से उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो भी अंधकार में दिख रहा है। ये न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये महिला मतदाता बनेंगी भाग्य विधाता। लोकसभा चुनाव में अब की बार 97 करोड़ वोट पड़ने को तैयार हैं, यानी कि मतदाता पूरे 97 करोड़ हैं। 2019 के मुकाबले 6% से अधिक मतदाता बढ़े हैं। 18 से 29 साल तक के नए युवा मतदाताओं में 1.41 करोड़ महिला और 1.22 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल हैं। मतदाता सूची के लिंगानुपात में भी आया है बड़ा बदलाव। देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारी में तेजी से जुड़े चुनाव आयोग ने शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी की है। इसमें इस बार 2.63 करोड़ नए युवा मतदाताओं को भी जोड़ा गया है। इसमें भी महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के करीब 15% अधिक है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची में शामिल किए गए 18 से 29 साल तक के नए युवा मतदाता शामिल हैं। तो और आंकड़े आपको बता दिए गए हैं। अभी तक इससे पहले जो पुरस्कार मिला था भारत रत्न, तो टोटल जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वे 50वें व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, लेकिन अब इसमें 3 लोग और ऐड हो गए हैं, तो टोटल 53 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। बाकी यहाँ पर बताया गया है किसानों के मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। MS स्वामीनाथन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था, हरित क्रांति के ये जनक हैं। और आर्थिक सुधारों के नए युग के सूत्रधार PV नरसिम्हा राव हैं, जिनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। अब यहाँ पर राज ठाकरे ने बाल ठाकरे को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। पीएम मोदी ने जीता जयंत का दिल, भाजपा रालोद गठबंधन पर मुहर।
ये निश्चित था कि ये भाजपा से गठबंधन करेंगे और भारत रत्न देने के बाद ये और पक्का हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि दो राहे पर खड़ा पाकिस्तान। यदि पाकिस्तानी सेना ने किसी तरह टिकड़म कर अपने मन की सरकार गठित करा दी तो भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हर्ष वी पंत द्वारा। देखिए, पाकिस्तान की तरह उसकी सेना के दिन भी इस समय बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। चुनाव नतीजे तो यही संकेत दे रहे हैं कि देश पर सेना की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसी जो आशंका है वो नतीजों से पता चल रहा है। देखिए, यह किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान की असल कमान हमेशा सेना के हाथ में रही है। सेना समय समय पर अपने फायदे के लिहाज से राजनीतिक मोहरे चुनती आई है। पिछले चुनाव में वह इमरान खान के पीछे खड़ी थी और तब इमरान पहली बार प्रधानमंत्री बनने में सफल भी हुए थे। फिर इमरान के साथ खटपट हुई तो उनके विरोधी दलों को एक मंच पर लाकर सेना ने उनकी गठबंधन सरकार गठित करा दी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान से तकरार जगजाहिर है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के पूरे उपाय किए हैं कि इमरान और उनकी पार्टी किसी भी सूरत में सत्ता की दहलीज तक ना पहुंच सके। लेकिन चुनावी रुझान उसके कुछ उलट दिख रहे हैं। अगर अंतिम परिणाम बहुत ज्यादा नहीं बदले तो फिर यह सेना और अन्य दलों के लिए अपमान का कड़वा घूंट पीने जैसी स्थिति हो जाएगी। सेना ने इमरान खान को घेरने के लिए तगड़ी व्यूह रचना रची है। उन्होंने तमाम मुकदमों में उन्हें फंसा दिया गया, यानी कि इमरान खान को फंसा दिया गया। कुछ मामलों में उन्हें सजा भी हो गई। वह चुनाव लड़ने के लिहाज से अयोग्य हो गए। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई का चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट जब्त कर लिया गया। इसका अर्थ था कि पीटीआई चुनाव में आधिकारिक उम्मीदवार उतारने की स्थिति में नहीं रही। इमरान की पार्टी के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। जो नेता बचे भी रह गए या तो सेना के दबाव में उनकी सक्रियता सीमित हो गई। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी यदि पीटीआई समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी इतनी भारी संख्या में जीतकर आ रहे हैं तो यह सेना और उनकी जो राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ है उसके लिए शर्म की बात है। इस समय पाकिस्तान कई समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो इसका असर अन्य मोर्चों पर भी पड़ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि तालिबान भी उसे आंखें दिखा रहा है। ईरान ने तो कुछ दिन पहले एक प्रकार का हवाई हमला कर दिया था जिससे पाकिस्तान को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। वहां सामाजिक व क्षेत्रीय स्तर पर तमाम विभाजन एवं विरोधाभास हैं। आंतरिक स्थायित्व नहीं है। यह सब देखकर पाकिस्तान की जनता का धैर्य जवाब दे रहा है। इसी कारण पाकिस्तान में सेना के संरक्षण वाले स्थापित शासन ढांचे से जनता का मोह भंग हो चुका है। फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं उसमें यदि अंतिम परिणाम सेना की मंशा के अनुरूप नहीं रहे तो उसके लिए आगे की राह बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। पीटीआई समर्थित निर्दलीय सरकार बनाने में सफल होते हैं या नहीं यह तो अभी दूर की बात है। इतना जरूर है कि ऐसे नतीजे सेना और पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी एवं खतरे की घंटी के समान होंगे कि अब जनता सब कुछ बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। यदि किसी तरह सेना ने तिकड़म कर अपने मन की सरकार गठित कर भी दी तो भी उसके लिए दोराहे जैसी स्थिति होगी। ऐसी कोई भी सरकार कमजोर होगी और तब सेना पूरी तरह पर्दे के पीछे रहकर उसे संचालित नहीं कर पाएगी। ऐसे में पाकिस्तान को यही मौजूदा चुनौती से निपटना है तो उन सुधारों का सूत्रपात करना होगा जो उसे आवश्यक स्थायित्व एवं संतुलन प्रदान करने की ओर ले जाए। यह तय है कि सेना और सियासत वहां अलग अलग नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनकी सीमाएं तो तय ही है ना। यानी कि सेना की सीमा तय है, राजनीतिक पार्टियों की भी सीमा तय है। सेना जो है वो पर्दे के पीछे से ही कार्य कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। और जिस तरीके से इमरान खान को ढकेला गया पीछे, उन पर झूठे केस लाद कर उन्हें जेल में डाला गया है, उसकी वजह से जो उनकी पार्टी खत्म हो गई, संवैधानिक मान्यता उसकी खत्म हो गई और फिर निर्दलीय उम्मीदवार उतारे गए पीटीआई के द्वारा और उनको समर्थन दिया गया और उनके जो लोग हैं वो जीत कर आए हैं। 94 या 93 सीटों पर जीत कर आए हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है और त्रिशंकु जो विधानसभा बन रही है हमने पहले पेज पर डिस्कस किया था, तो आज स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
यानी कि नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, भारत के 3 और रत्न। देखिए, चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन ने अपनी अपनी तरह से कमजोर वर्गों की जिंदगी बदलने का बड़ा काम किया था। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है लोकसभा पूर्व सांसद एवं चौधरी चरण सिंह विचार मंच के अध्यक्ष केसी त्यागी द्वारा। देखिए, भारत ने समय समय पर ऐसे व्यक्तियों का उदय देखा है जिनके योगदान ने देश की प्रगति पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऐसे ही एक दिग्गज नेता थे चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का मसीहा भी कहा गया। उनकी राजनीतिक विरासत उन्हें भारत रत्न सम्मान देने का हकदार बनाती है। चौधरी चरण सिंह के साथ एक और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। वह इस सम्मान के सच्चे हकदार थे क्योंकि वह आर्थिक सुधारों के जनक और नायक थे। उन्होंने एक ऐसे समय देश की बागडोर संभाली थी जब तमाम समस्याएं सिर पर खड़ी थी। उन्होंने अल्पमत सरकार के बाद भी उन सभी समस्याओं का कुशलता से सामना किया, उल्लेखनीय सफलता हासिल की। तमाम चुनौतियों के बाद भी वह देश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालकर प्रगति के पथ पर ले आए थे। उसके बाद बात करते हैं भारत रत्न के हकदार। पहले कुछ लोगों को समझा जाता था, कुछ लोगों को नहीं समझा जाता था, और खास तौर पर किसानों के। एक समय में भारत लगभग भूखमरी जैसे हालात भारत में थे और गेहूं, चावल, चीनी और दालें आदि वस्तुएं आयात करनी पड़ रही थी। ऐसे कठिन समय में स्वामीनाथन ने कृषि क्रांति के जरिए कृषि क्षेत्र में एक स्वावलंबी भारत की आधारशिला रखी। आज हम गेहूं, चावल, चीनी आदि के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक हैं और अपने देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि यह स्थिति बन सकी तो इसने स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए भी वो भारत रत्न के सबसे बड़े हकदार थे। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि क्यों इनको ये पुरस्कार दिया गया है, और इस न्यूज़ को हम पहले ही पेज पर डिस्कस कर चुके हैं तो इसको स्किप करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने को सिर्फ भारत तैयार। ये प्रत्येक देश ग्रीन एनर्जी अपनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इस दिशा में भारत भी प्रयास कर रहा है, लेकिन वह एकमात्र ऐसा देश है जो ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, बायोगैस जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अलावा रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने का भी रोडमैप तैयार कर चुका है। हाल ही में अमेरिका व रूस के बाद चीन ने भी अपनी रिफाइनिंग क्षमता को सीमित करने का फैसला किया है। वहीं भारत सरकार का अनुमान है कि क्षमता बढ़ाने से भारत से तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात न सिर्फ तेजी से बढ़ेगा बल्कि पेट्रो रसायन की आपूर्ति में भी देश एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा। इसको देखते हुए पूर्व में जहां पेट्रोलियम मंत्रालय मौजूदा रिफाइनिंग क्षमता 25.4 करोड़ टन सालाना से बढ़कर वर्ष 2030 तक 40 करोड़ टन सालाना करने की योजना बना रहा था, वहीं प्रधानमंत्री ने इसे बढ़ाकर 45 करोड़ टन सालाना करने का लक्ष्य रखा है। एनबीएफसी का बैंक के लिए लाइसेंस मांगना ठीक नहीं। देखिए, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव ने शुक्रवार को कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से बैंक के लिए लाइसेंस मांगना ठीक नहीं है। राव ने कहा कि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि एनबीएफसी को पहले ही कुछ नियामकीय लाभ हासिल है। राव की यह टिप्पणी बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज के भाषण के ठीक बाद आई है। बजाज ने कहा था कि कम से कम कुछ एनबीएफसी के लिए बैंक लाइसेंस के बारे में सोचा जाना चाहिए, खासतौर से उनके बारे में जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं। उद्योग संगठन सीआईआई के एक कार्यक्रम में राव ने छोटी राशि के कर्ज देने वाले ऋणदाताओं पर इस बात के लिए निशाना साधा कि नियामक ने उन्हें ब्याज दरों पर जो आज़ादी दी है वे उसका दुरुपयोग करके अधिक ब्याज वसूलते हैं। उन्होंने सीधे ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी कुछ व्यावसायिक गतिविधियां लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और यह स्पष्ट किया है कि ऐसे उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होंगे। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स। देखिए, पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स कर दिया है। साथ ही उसने ऑनलाइन खुदरा कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिटसिला का अधिग्रहण किया है। बिटसिला ओएनडीसी पर एक विक्रेता प्लेटफॉर्म है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने
करीब 3 महीने पहले नाम बदलने के लिए आवेदन किया था। 8 फरवरी को उसे कंपनी रजिस्ट्रार से मंजूरी मिल गई है। एलिवेशन कैपिटल पेटीएम ई कॉमर्स में सबसे बड़ी शेयरधारक है। इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। प्रधानमंत्री बनने पर भी बंधे रहेंगे नवाज शरीफ के हाथ, क्योंकि उनको सेना का समर्थन है और सेना ही जो कहती है पाकिस्तान में वही होता है। नेतन्याहू ने सेना से रफाह से लोगों को हटाने को कहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने सेना को रफाह से आम लोगों को हटाने की योजना तैयार करने का आदेश दिया है। इससे दक्षिण गाजा पर इजरायली आक्रमण की आशंका तेज हो गई है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल हमले में अब तक लगभग 28,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि रफा हमास का आखिरी गढ़ है और उसे इस्लामिक आतंकी समूह के खिलाफ युद्ध योजना को पूरा करने के लिए सेना भेजने की जरूरत है। अनुमान है कि 15 लाख फिलिस्तीनी गाजा में अन्यत्र हो रही लड़ाई से भागकर इस शहर में आ गए हैं। युद्ध रोकने को थे तैयार, यूक्रेन ने ठुकराया प्रस्ताव। पुतिन। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद किसी पश्चिमी पत्रकार के साथ अपने पहले साक्षात्कार में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि वह यूक्रेन के साथ बातचीत करने और युद्ध समाप्त करने को तैयार थे। यूक्रेनी पक्ष ने उनकी बातचीत को अस्वीकार करके गलती की। पुतिन ने कहा कि हमने इस्तांबुल में एक बड़ा दस्तावेज तैयार किया था जिस पर यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने हस्ताक्षर किए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कुछ प्रावधानों पर हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि हम तैयार हैं और युद्ध बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। हालांकि प्रधानमंत्री जॉनसन आए, उन्होंने हमसे बात की और हमने वह मौका गंवा दिया। वैलेंटाइन डे पर अमेरिका की निजी कंपनी मून मिशन भेजेगी। नासा और स्पेस एक्स की मदद से एक अमेरिकी कंपनी मिशन मून की तैयारी कर रही है। अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लक्ष्य 14 फरवरी को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लैंडर लॉन्च करना है। यह नासा समर्थित कंपनी एस्ट्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी के चंद्र लैंडर के बाद सामने आई है। कंपनी पिछले महीने फ्यूल संबंधी समस्या की वजह से चंद्रमा तक अपने मिशन को पहुंचाने में कामयाब नहीं रही थी। चलिए, तो ये आज का यानी 10 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।